गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास 12 के एनसीईआरटी का है, जो कि इतिहास का सेकंड पार्ट है। जिसमें क्लास 12 में हिस्ट्री की 3 बुक्स चलती है, जिसमें भारतीय इतिहास के कुछ विषय नाम है इसका, जिसका फर्स्ट वाले बुक का सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, और सेकंड वाले बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट टू का ये पहला ही वीडियो है। इसे चैप्टर 5 कह लें या फिर चैप्टर इसका 1 कह लें, एक ही है। क्योंकि पार्ट 2 का ये फर्स्ट चैप्टर होगा, और भारतीय इतिहास के कुछ विषय का अगर कर लें तो 5वां चैप्टर होगा। और उसी में फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। तो इसी से बिलोंग्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने उन सभी को इंक्लूड किया है इस वीडियो में। और देखिए, आप भी इसका लाभ उठाइए। आप अगर अच्छा लगे तो मोटिवेट भी कीजिएगा। और बता दूं कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन हो, जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी स्टेट का, बिहार के अलावा अदर स्टेट के भी जितने सर्विस कमीशंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब के लिए ये यूज़फुल होता है। यूपी की अगर बात करें तो यूपी पीएससी के लिए भी ये एनसीईआरटी का बहुत ही अहम रोल होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें यूपीएससी, तो यूपीएससी में एनसीईआरटी का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी से। अगर कहने के यूपीएससी के संदर्भ में ये कहने की बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि अगर आपका एनसीईआरटी अगर बढ़िया है, एनसीईआरटी पर आपकी बढ़िया कवर है, पकड़ है, या फिर आपका बेस मजबूत है। एनसीईआरटी ही आपका बेस मजबूत करता है। तो कहने का मतलब कि बेस अगर मजबूत है तो यूपीएससी में काफ़ी कुछ हद तक सहायता मिलती है। ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी जो कि 2019 का ही वैकेंसी है, आगे जो भी हो इसका, लेकिन उम्मीद तो कर ही सकते हैं। तो इसमें भी एनसीईआरटी से बिलोंग्ड क्वेश्चंस रहते हैं। और उसके अलावा भारतीय रेलवे का हो गया, ये एसएससी में भी रहता है एनसीईआरटी से क्वेश्चंस। और उसके अलावा हम लोग एनसीईआरटी के अलावा और जितने भी गवर्नमेंटल एग्जाम, सभी गवर्नमेंटल एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी का अहम रोल होता है। तो जैसे कि विषय 5 या फिर चैप्टर 5 या फिर इस भारतीय इतिहास के कुछ विषय का जो बुक नंबर 2 है, उसका ये फर्स्ट चैप्टर होगा। लेकिन अगर इंक्लूसिवली अगर देखें तो ये उस इतिहास की बुक का 5वां चैप्टर होगा। तो इसका टाइटल है, शीर्षक है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। और अगर इसका आप पीडीएफ फॉर्म अगर देखना चाहते हो, या पीडीएफ फॉर्म के अलावा अगर आप ऐसे ही इसको पढ़ना चाहते हो, तो आप www.teacherdidi.blogspot.com पे भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसे कि एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 12 चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब्दुल रज्जाक समरकंदी कहाँ से आया था और उसने कहाँ का इतिहास लिखा था? अब्दुल रज्जाक समरकंदी हेरात से आया था और उसने विजयनगर का इतिहास लिखा था। विजयनगर का उसने इतिहास लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, अतीत को जानने के लिए किन विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों को विशेष महत्व दिया गया है? तो अतीत को जानने के लिए 3 विदेशी यात्री हैं, उनके वृत्तांतों को विशेष महत्व दिया गया है। पहला है उज्बेकिस्तान का अल बरूनी, जो कि 11वीं शताब्दी में आया था। दूसरा है मोरक्को का इब्न बतूता, यह 14वीं शताब्दी में भारत आया था। और फ्रांस का था फ्रांसवा बर्नियर, यह यूरोपियन था, जो कि 17वीं शताब्दी में आया था। तो इन तीनों विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसके बारे में कहे जा रहे हैं? कह रहा है 1342 ईस्वी में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में
पुनर्स्थापित किया गया और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में मंगोल शासक के पास चीन जाने का आदेश मिला। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। तो यह किसके बारे में कहा जा रहा है? जैसा कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसके बारे में कहे जा रहे हैं? यहाँ ऊपर में ही ये क्वेश्चन पूछ दिया है और नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया है ए इब्न बतूता, बी अलबरूनी, सी है फ्रांसवा बर्नियर और डी बर्नी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इब्न बतूता। ठीक है, मैंने साथ ही आंसर भी लिख दिया हुआ है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाति व्यवस्था के मामले में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अलबरूनी ने पवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। जाति व्यवस्था के मामले में अलबरूनी जो था ब्राह्मणवादी व्याख्या से सहमत था, वह इस तथ्य को मानता था और लेकिन इस मानने के पीछे कुछ बातों में वह थोड़ा सा विरोधी भी था ब्राह्मणवादी व्याख्या का। कि वह विरोध उसका किस रूप में था? उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित पवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो पवित्रता की अवधारणा थी, मतलब कि पवित्र और अपवित्र, अमुक चीज़ पवित्र है, अमुक चीज़ अपवित्र है, तो ये जो अवधारणा थी उसका वह विरोध करता था। तो देखते हैं उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। तो आंसर हमारा सी कह रहा है, सी हो जाएगा, क्योंकि वह ब्राह्मणवादी व्याख्या का समर्थन तो करता था, लेकिन इस समर्थन में भी निहित कुछ तथ्यों से उसका विरोध था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पान और नारियल इब्न बतूता के लिए विस्मयकारी वस्तुएं थी। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उसने देखा, भारत नहीं, वह उस समय हिंदुस्तान कहा जाता था, सिंधु नदी से पश्चिम के क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जब आया था तो वह पान और नारियल जैसी चीज़ें देखता है, तो उसकी नज़र में ये सब चीज़ें बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें थी और वह दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा तथा विशाल आबादी वाला शहर बताता है। तो आंसर पूछ रहा है कि कौन सा होगा, तो हमारा आंसर इसमें सी हो जाएगा, क्योंकि पान और नारियल को वह सचमुच में विस्मयकारी वस्तु मानता था और दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा और विशाल आबादी वाला शहर बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इब्न बतूता के अनुसार कौन सा शहर आकार में दिल्ली को चुनौती देता था? तो आंसर हमारा है दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। तो इब्न बतूता के अनुसार आकार में दौलताबाद दिल्ली को चुनौती देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। अब 2 प्रकार में कौन कौन सी थी यह पूछ रहा है। तो जैसा कि आंसर भी साथ ही मैंने दे दिया इंक्लूड करके। तो अश्व डाक, हस्ती डाक। अश्व डाक और हस्ती मतलब हाथी होता है, तो अश्व डाक और हस्ती डाक दिया है। जहाज डाक और पक्षी डाक, अश्व डाक और पैदल डाक और हस्ती डाक। तो राइट आंसर हमारा होगा अश्व डाक और पैदल डाक, यानी कि घोड़ा डाक, मतलब कि घोड़े पे सवार होकर के डाक पहुंचाना, या और उसके अलावे पैदल डाक व्यवस्था। तो ये 2 व्यवस्थाएं थी भारत में इब्न बतूता के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। भारतीय डाक व्यवस्था पर विचार करें। इब्न बतूता के अनुसार पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और पैदल डाक व्यवस्था का प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए किया जाता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा होगा इसमें बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि पैदल डाक व्यवस्था का प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए किया जाता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। जबकि ए कह रहा है इब्न बतूता के अनुसार पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है। तो यह जो है यह गलत होगा, यह नहीं है। राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। हमारा बी है सही, ठीक है, केवल 2 सही होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर
9 की तरफ सुमेलित करें। उलूक, दावा और बलाहार, ये 3 चीज़ें, और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, 4 चीज़ें दी गई हैं। तो उलूक क्या है? तो उलूक को हम लोग मिलाएंगे। उलूक जो था यह अश्व डाक व्यवस्था थी। उलूक अश्व डाक व्यवस्था थी, इसको नंबर 4 से मिलाएंगे। दावा जो था, यह दावा पैदल डाक व्यवस्था के प्रति 3 मील अवस्थान थे, मतलब 3-3 मील पर एक स्टॉपेज होता था, उसको दावा कहा जाता था। और ये बलाहार जो थे ये भूमिहीन श्रमिक थे। और ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये एक बुक का नाम है जिसे बर्नी ने लिखा था। तो ये हो गए हमारे चारों मैच। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा हमारा, ए का 4, ठीक है, अश्व डाक व्यवस्था। बी का 1, पैदल डाक व्यवस्था के प्रति 3 मील अवस्थान थे दावा। और बलाहार जो थे भूमिहीन श्रमिक थे। और ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर बर्नियर ने लिखी थी इसे। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा प्रतीत होता है कि बर्नियर अपने उद्धरणों द्वारा राज्य और समाज में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत से संबंधित अपने और धर्मों द्वारा वह यूरोप के निजी स्वामित्व के विरोधियों को चेतावनी दे रहा था। तो यह आंसर हमारा हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है, दोनों इसमें सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है बर्नियर जो है अपने उद्धरणों द्वारा राज्य और समाज में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था। बर्नियर ने जो भी लेखन किया है उस लेखन में वह अपने देश के बुद्धिजीवियों को नाराज नहीं करना चाहता था, अपने शासकों को नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया है कि भारत के प्रति जो कुछ भी उसने लेखन किया है उसमें थोड़ी सी उसकी निगेटिविटी दिखती है, क्योंकि यहाँ की चीज़ों को, भारत की चीज़ों को उसने निकृष्ट बताया है और यूरोपियन चीज़ों को, हर चीज़ को उसने उत्कृष्ट क्वालिटी का बताया है। और इसका सबसे बड़ा यही कारण समझा जा सकता है कि वो अपने देश के बुद्धिजीवियों को नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन अब चूंकि वो नाराज नहीं करना चाहता था लेकिन सत्य भी बोलना चाहता था, तो इस चलते वह थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोलता है कि जो निजी और सामूहिक जो भूमि पर स्वामित्व वाली बात थी, इसके संदर्भ में बर्नियर अपनी बात मतलब कहने से नहीं चूकता है कि वह राज्य और समाज में जो विवाद उस समय तत्कालीन समय में जो चल रहे थे उस पर वह कटाक्ष करने से भी वह नहीं चूकता है, ठीक है, क्योंकि वह निजी स्वामित्व का समर्थन करता था और राज्य के हाथों में संपूर्ण भूमि का स्वामित्व का वह विरोध करता था। और इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बर्नियर अपने उद्धरणों द्वारा राज्य और समाज में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था। तो वह इनडायरेक्टली इस तरह के विवादों में वह भाग ले रहा था। और दूसरा है, भारत से संबंधित अपने और धर्मों द्वारा वह यूरोप के निजी स्वामित्व के विरोधियों को चेतावनी दे रहा था। तो बिल्कुल जो कि यूरोप में जो निजी स्वामित्व का जो विरोध कर रहे थे उन लोगों को वह चेतावनी भी दे रहा था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका, दोनों कथन सत्य हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पेल्सर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में लोगों की गरीबी एवं दुखद स्थिति के लिए किसे उत्तरदायी माना है? तो लोगों की गरीबी और दुखद स्थिति के लिए पेल्सर्ट ने, जो कि एक डच यात्री था जो हॉलैंड से आया था, और उसने आम जनता की जो गरीबी और दुखद स्थिति थी उसके लिए उसने राज्य को उत्तरदायी माना है, क्योंकि उसका मानना था कि राज्य उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठा रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। बर्नियर ने भारतीय समाज में किस वर्ग की अनुपस्थिति को रेखांकित किया है? तो बर्नियर भारतीय समाज में मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति को रेखांकित करता है। उसके अनुसार भारतीय समाज में मध्यम वर्ग विद्यमान नहीं थे, जो कि उच्च वर्ग के प्रति और निम्न वर्ग की समस्याओं के प्रति और उच्च वर्ग की उच्छृंखलताओं या फिर निरंकुशताओं के प्रति आवाज़ बुलंद कर सके, वैसे मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति को वह रेखांकित करता है बर्नियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। बर्नियर ने जो भी लेख लिखा
हालांकि उसने डायरेक्टली अपने देश के बुद्धिजीवियों पर किसी भी तरह का कमेंट नहीं किया है, लेकिन वह इनडायरेक्टली कई सारी ऐसी बातें लिख गया है जो कि आगे चल करके उसके देश के जो विचारक थे, दार्शनिक थे या फिलोसफर थे, उन लोगों को बहुत हद तक इम्प्रेस करते हैं। और इन्हीं सब कारणों के चलते उसके जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए थे उस पर आधारित आगे चल करके विचार विमर्श शुरू हुआ। और इन्हीं विवरणों के आधार पर फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने निरंकुशतावाद के सिद्धांत को विकसित किया। निरंकुशतावाद के सिद्धांत को विकसित करता है कौन? मॉन्टेस्क्यू। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो हमारा राइट आंसर जैसा कि दिया हुआ है ए हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय समाज को समझने में भाषा, धर्म तथा अभिमान जैसे अवरोधों के बावजूद अलबरूनी अपने लेखन के लिए वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियां तथा मनुस्मृति आदि पर पूर्णतः आश्रित रहा। अब जब अलबरूनी आया था हिंदुस्तान में, तो उसके लेखन में कई तरह की बाधाएं सामने आई। एक तो वह यहाँ की भाषा नहीं जानता था, तो ये भाषा की बाधा सामने आती है, और धर्म की भी बाधा आती है क्योंकि वह दूसरे धर्म को मानने वाला था और भारत में हिंदू धर्म का परिपालन होता था। दूसरी भाषा हो गई धर्म की, और तीसरी बाधा जो थी अभिमान की बाधा इस संदर्भ में कही जा सकती है कि जो भी उच्च कुल के जो लोग थे यहाँ, उनमें बहुत ही ज़्यादा जातीय अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था, और इसके कारण वे अपने से अलग किसी भी जाति के लोगों से मिलना जुलना या बातें करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और इस तरह से ये तीन चीज़ें जो थी अलबरूनी के लेखन में या फिर भारतीय समाज को समझने में एक अवरोध के तौर पर सामने आई। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने लेखन के लिए उसने क्या किया, उस समय जो भी वेद थे, पुराण थे, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियां थीं और मनुस्मृति इत्यादि थे, इन सब पर ही पूर्णतः आश्रित था। हालांकि भाषा, धर्म और अभिमान जैसे अवरोध थे, लेकिन फिर भी उसके पास और कोई चारा नहीं था और इसलिए वह इन्हीं ग्रंथों पर पूरी तरह से आश्रित रहा। और दूसरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अलबरूनी ने पवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। अब चूंकि अलबरूनी जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानता तो था, लेकिन उस व्याख्या में जो पवित्रता की मान्यता थी उसको उसने नेग्लेक्ट कर दिया, अर्थात उसको अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वह इस चीज़ से उसका पूर्णता उसका था कि कोई भी वस्तु अगर अपवित्र हो जाती है तो वह पुनः पवित्र हो सकती है, क्योंकि प्रकृति कभी भी किसी भी वस्तु या जीव का पवित्र या अपवित्र के संदर्भ में त्याग या ग्रहण नहीं करती है, बल्कि सबको समान रूप से एक्सेप्ट करती है। तो प्रकृति के अनुसार हमें चलना चाहिए और प्रकृति के उदाहरणों से हमें सीख लेनी चाहिए। इस चीज़ को वह मानता था और इसलिए जाति व्यवस्था के संबंध में जो पवित्रता की जो मान्यता थी उसको वह नहीं मान्यता देता था। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, डी हो जाएगा। क्यों? पहला तो भारतीय समाज को समझने में भाषा, धर्म और अभिमान जैसे अवरोधों के बावजूद अलबरूनी अपने लेखन के लिए वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियां तथा मनुस्मृति पर पूर्णतः आश्रित रहा। और दूसरा, जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अलबरूनी ने पवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। तो इस तरह से हमारा डी आंसर हो जाएगा, दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। उसका कहना था कि संसार की प्रत्येक वस्तु या जीव जो अपवित्र हो जाती है वह पुनः पवित्र हो सकती है। वह जोर देता है कि यदि ऐसा न होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। वह जाति व्यवस्था में निहित और पवित्रता की अवधारणा को प्रकृति के नियमों के विरुद्ध मानता था। तो
पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथन किस व्यक्ति के बारे में कहे जा रहे हैं। जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा है, यह कथन अल-बरूनी के बारे में कहे जा रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल-बरूनी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय इतिहासकारों ने इब्न बतूता के विवरणों का प्रयोग किस हेतु किया है। इब्न बतूता ने जो भी संस्मरण अपने लिखे हैं, सफ़रनामा कहिए या फिर यात्रा वृत्तांत कहिए, उसका प्रयोग भारतीय इतिहासकारों ने किस हेतु किया है। क्योंकि वह तो विदेशी था, तो उसका विवरणों का प्रयोग किस लिए किया है कि भारतीय उपमहाद्वीप की आर्थिक समृद्धि के बारे में उसके विवरणों से बहुत अधिक जानकारी मिलती है। तत्कालीन समय में भारतीय उपमहाद्वीप की आर्थिक व्यवस्था किस तरह की थी, इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी इससे मिलती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्नियर और इब्न बतूता के वृत्तांतों में मूल अंतर यह है कि बर्नियर और इब्न बतूता के वृत्तांतों में अंतर पूछ रहा है, तो पहला अंतर तो यह हो जाएगा कि बर्नियर अपने देश के बुद्धिजीवियों को नाराज नहीं करना चाह रहा था, इसलिए बर्नियर अपने देश के बुद्धिजीवियों की नाराज़गी का ध्यान रखते हुए लिख रहा था। तो वहीं इब्न बतूता ने अपने लेखन में केवल अपने कौतूहल और भारत के अनूठेपन को ही महत्व दिया। और यही बात बिल्कुल सही भी है, वैज्ञानिक भी है, तथ्यपरक भी है। क्योंकि जो चीज़ आप नई देखते हैं, नई चीज़ देखते हैं, न्यू आपको लगती है, अचंभित करती है, वही चीज़ें तो आप नोट डाउन करते हैं। तो यह चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा देखा जो आपको इम्प्रेस कर गई, लेकिन फिर भी अगर आप उसको नोट डाउन करते हैं तो आपके लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो फिर आपने सही बातें नहीं लिखी, आप केवल अपने लोगों को खुश करने के लिए लिख रहे हैं। तो ये चीज़ बर्नियर के लेखन में थी, जबकि इब्न बतूता अपने लेखन में केवल और केवल अपने कौतूहल और भारत के अनूठेपन को ही महत्व दे रहा था। और दूसरा है कि बर्नियर के लेखों में भारत के प्रति नकारात्मकता ज़्यादा है। बर्नियर जो कुछ भी लिखता है उसकी आलोचना अपने यूरोप के तथ्यों के साथ मिलाते हुए करता है, और भारत को जहाँ तक वह निकृष्ट ही बताता है, भारत की हर चीज़ को, हर मामले में। वहीं इब्न बतूता ने तथ्यों को भी स्थान दिया है। इब्न बतूता ने तथ्यों को भी स्थान दिया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि बर्नियर जहां अपने देश के बुद्धिजीवियों की नाराजगी का ध्यान रखते हुए लिख रहा था, वहीं इब्न बतूता ने अपने लेखन में केवल अपने कौतूहल और भारत के अनूठेपन को ही महत्व दिया। और बर्नियर के लेखों में भारत के प्रति नकारात्मकता ज़्यादा है, वहीं इब्न बतूता ने तथ्यों को भी स्थान दिया है। तो यही चीज़ें मूल अंतर थी बर्नियर और इब्न बतूता के वृत्तांतों में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अल-बरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। किताबुल हिंद के बारे में क्या क्या बातें हैं। पहला स्टेटमेंट तो कह रहा है कि यह अरबी भाषा में लिखी गई है। दूसरा स्टेटमेंट, सामान्यतः इसके प्रत्येक अध्याय की शुरुआत प्रश्न से की गई है। और तीसरा, इसमें अल-बरूनी ने खगोल तथा चिकित्सा संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की है। तो हमारा राइट आंसर हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि डी में 1, 2 और 3 सभी चीज़ें हैं, तो ये तीनों ही चीज़ें क्योंकि यहाँ पे सही है, इसलिए हमारा ये डी आंसर होगा। यह अरबी भाषा में किताबुल हिंद लिखी गई है, बिल्कुल लिखी गई है अरबी भाषा में। इसके प्रत्येक अध्याय की शुरुआत प्रश्न से होती है, हाँ। और इसमें अल-बरूनी ने खगोल और चिकित्सा संबंधी विस्तृत जानकारी भी दी है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आए शब्द हिंदू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह फारसी भाषा का शब्द है, इसका प्रयोग सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र के लिए होता था। और तीसरा, यह सामाजिक तथा धार्मिक पहचान के रूप में जाना जाता था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 3। ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर, 2 और 3। और 1 नहीं होगा, क्योंकि यह कह रहा है यह फारसी भाषा का शब्द है, नहीं, यह उर्दू भाषा का शब्द है, हिंदू। तो इस तरह से हमारा आंसर केवल 2 और 3 होगा और 1 नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, रिहला निम्नलिखित में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है। ए अब्दुल रजाक, बी इब्न बतूता, सी मनुची और डी ट्रेवरनियर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने रिहला की रचना की थी। जो भी उसका यात्रा वृत्तांत है उसको उसने रिहला नाम दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज की जानकारी दी। उसका जन्म तंजीर में हुआ था और उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा कि हिंदुस्तान में राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्यों? क्योंकि राजमार्ग उस समय पूर्णतः सुरक्षित नहीं थे और 1 और 2 जो था 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज की जानकारी दी। बिल्कुल यह सही है। 14वीं शताब्दी के बारे में ही है उसके वर्णन, क्योंकि वही उसका समय था। और दूसरा है उसका जन्म तंजीर में हुआ था। तो ये दोनों सही है और तीसरा हमारा गलत है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ यात्री और दूसरी तरफ विशेषता है कि इस यात्री की क्या विशेषता रही है, यह चीज़ें मैच करना है। बारबोसा की विशेषता यह है, बारबोसा का विशेषता है उत्तर भारत के समाज व व्यापार का वर्णन नहीं, उत्तर भारत के व्यापार और समाज का वर्णन नहीं करता, यह मैच्ड नहीं है, नंबर 1। और ट्रैवर्नियर भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की, यह तो सही है। मनुची कभी यूरोप वापस नहीं गया और भारत में ही बस गया, हाँ ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है और 1 गलत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 हो जाएगा। इब्न बतूता द्वारा भारत के विषय में किए गए वर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है बाजार सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। दूसरा, भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण सुल्तानों द्वारा नहरों का निर्माण कराकर सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था। इसमें गलत कथन चुनना है, तो यही हमारा बी ही गलत कथन है। आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है, क्योंकि सुल्तानों द्वारा नहरों का निर्माण कराकर सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं कराई जाती थी उस समय। तो इसी चीज़ को देखते हुए वह कमेंट भी करता है कि हिंदुस्तान में आम जनता के या कृषकों की बुरी स्थिति के लिए सुल्तान या फिर यहाँ के शासक ही जिम्मेदार हैं। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। और बाकी अगला पढ़ लेते हैं। भारतीय माल की मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में मांग थी, बिल्कुल सही। और भारतीय सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन का निर्यात किया जाता है, यह भी सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, इब्न बतूता दिल्ली के किस शासक के शासनकाल का वर्णन करता है? तो इब्न बतूता दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन करता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए इसमें आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह गया और शिल्पकारों को अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए राज्य द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था और बंगाल का विशाल राज्य रेशम, कपास तथा नील उत्पादन के मामले में मिस्र से भी आगे था। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बर्नियर, क्योंकि बर्नियर हमारा हो जाएगा आंसर इसमें। और यह जो था बर्नियर के ही यात्रा वृत्तांत में यह दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी है? तो मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा है बर्नियर ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्नियर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है? सती बालिका का एक बच्ची को सती कराने के लिए जबरदस्ती घसीट करके ले जाते हुए विवरण दिया है बर्नियर ने। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, बर्नियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28,
इब्न बतूता तथा विभिन्न यात्रियों द्वारा महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दासियों को गुप्तचर व्यवस्था से जोड़ा गया था, और दूसरा, वे कृषि तथा कृषि से इतर यानी कि कृषि के अलावे या कृषि से दूसरी होने वाले उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, और तीसरा, वह व्यापारिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई थी। तो राइट आंसर हमारा ये तीनों ही सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस तरह से हमारा यह वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।